स्वागत है आप सभी का रॉन कामाहासी द फॉरबिडन डायरेक्शन सीजन 2 के लास्ट पार्ट में। 4 एपिसोड का ये लंबा कॉम्प्लिकेटेड केस चलो जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इंतजार की कड़ी खत्म होती है। सिर्फ सकाई हर किसी को डिनर के लिए डाइनिंग टेबल के पास बुलाता है, जिसका गोल आकार हर किसी को चिंता में डाल देता है क्योंकि ये ज्यादातर करीबी लोगों के लिए होता है, लेकिन वो सभी एक दूसरे से अनजान थे। क्लर्क सभी के बीच में दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। देखो मैं इतना देर भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो फिर चलो साथ में खाना खाते हैं। रॉन भी उसके बात से सहमत था और वो सभी के सामने खुद को और ज्यादा फैमिलियर करने के लिए अपनी डिडक्शन स्किल का इस्तेमाल करके बताता है ये डॉक्टर क्लर्क है। इन्हें डॉक्टर कहने के कई सारे रीजंस में से एक है ये लाइटिंग फैन जो कि इनकी पॉकेट से ही गिर गया था और वॉश बेसिन के पास इन्होंने अपने हाथ आधी बाइट तक धोए थे। और ये पीछे खड़ा शख्स एक टैक्सी ड्राइवर है और पीछे खड़ी ये लेडी ज्यादातर इंग्लिश बोलती है, जिसका मतलब ये कंपनी की एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए। मैंने सही गैस किया ना? पता नहीं तुमने ये कैसे बता दिया, लेकिन मेरे माता पिता जापानीज थे, इस कारण में इसे आसानी से समझ सकते हो, लेकिन मेरे लिए पढ़ना या बोलना बिल्कुल आसान नहीं है। बहरी गंगा में हाथ धोते हुए टाइगर डान खुद को इंट्रोड्यूस करके आता है, मैं एक लॉयर हूं, अगर तुम्हें कभी सर्विस चाहिए हो तो जरूर बताना। डाइनिंग टेबल पे सभी का स्वागत करने के लिए मालिक की तरफ से गुड्डा भी रखा गया था जो कि मिया को काफी पसंद आता है। सैफ अपनी पहली डिश लेकर आता है एडिबल फ्लावर सलाद, जो कि मिया को काफी ज्यादा पसंद आती है और रॉन अपने शुगर सिरप को डालकर उसे खाना शुरू कर देता है। दूसरी डिश एक लॉबस्टर सूप। तीसरी डिश स्टीम फिश विद फोम। चौथी डिश 3 जानवरों की मीट का तड़का। डॉक्टर क्लर्क सभी के सामने अपने थकान के चलते कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। साथ ही सैफ सकाई को काफी बुरा लग रहा था, वो आखिरी स्वीट डिश नहीं चख पाए, जिसका नाम सुनने के साथ ही बाकी सभी अपना पेट भरा होने का कहकर कमरे में जाने वाले थे, लेकिन गार्ड न चिल्ला पड़ता। ये सारी की सारी मेरी गलती थी। उस दिन ना ही ट्रक चलाता ना ही मुझे यह इन्वाइट किया जाता। बाद में सभी अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन डॉन इसी से कह रहा था इन सभी का बर्ताव कुछ ज्यादा ही अजीब होता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन इसी का मानना था शायद किसी को खाना पसंद नहीं होगा, लेकिन रॉन कहता है वहाँ तुम शाबाश काफी बढ़िया रास्ते पे चल रहे हो, ऐसे तो 1000 साल बड़े काफी बढ़िया डिटेक्टिव बनोगे तुम। अगले दिन सभी गार्डनर के कमरे के बाहर चिंता में खड़े थे क्योंकि उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी थी। साथ ही दरवाजे पे कल रात का मेन्यू कार्ड भी लगा था। रॉन दरवाजे को इंस्ट्रक्ट करने के साथ नीचे थोड़ी सी दरार से हवा आती देख कर कहता है शायद मैं इसे खोलने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद पूरी हो पाती उससे पहले लिली कहती है मैं इसे खोल सकती हूँ। रॉन उसकी ऐसी खूबियों से हैरान था, लेकिन वो साफ शब्दों में कहती है मैं एक सिक्योरिटी कंपनी की सीईओ हूं जिसे ये सब आना चाहिए। दरवाजे के खुलने के साथ ही सभी अपनी आंखों के सामने जमीन पर बड़े गार्डनर को देखते हैं जो कि फूलों की चादर में लिपटा हुआ था और उसके सीने में आइस पिक से हमला किया गया था। मामले की गंभीरता को देखकर इसे कि अपने पुलिस डिटेक्टिव लाइसेंस को सभी को दिखाकर कहता है किसी चीज को छूने की जरूरत नहीं हो, सबसे पहले यहाँ की लोकल अथॉरिटीज को कॉल करना होगा। सिर्फ सकाई जिनके जाने के साथ इसे की डॉक्टर क्लर्क को बोलता है आप एक डॉक्टर है तो फिर बॉडी को एग्जामिन करने में मेरी मदद करिए। रॉन इसे के असिस्टेंट के रूप में अपना काम शुरू कर देता है। डॉक्टर क्लर्क अपनी जांच करने के बाद इसे से कहते हैं गार्डनर ने मरने से पहले काफी ज्यादा संघर्ष किया था, अंदाजन वक्त शायद से 4 घंटे पहले का है। रॉन इसे का आवाज लेकर खिड़की के बाहर देखने को कहता है, जिसके बाहर का एरिया पूरा का पूरा उजाड़ दिया गया था, यानी कोई शख्स खिड़की से अंदर आया होगा, लेकिन वो तो लॉक थी। इसे का कहना था दरवाजे के नीचे काफी जगह है जहाँ से एक तरकीब का इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन रॉन पीछे से कहता है भला इस सब की क्या जरूरत, जबकि दरवाजा खुद ब खुद बंद होने की क्षमता रखता है, बस एक बार इसके डोर नॉक पे टैप करने की जरूरत है। सबूत के नाम पर उन सभी को बस एक एमरल्ड मिल पाता है जमीन पे पड़ा हुआ। इस पहेली के अलावा सैफ सकाई उन सभी के सामने काफी बड़ी दुविधा को लेकर आते हैं। यहाँ के सभी फोन लाइंस काम नहीं कर रहे, ना ही सिग्नल है और साथ ही सभी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए भी बंद हो चुके हैं। हद तक की रोपवे के ऊपर नॉट इन सर्विस लिखा गया था, यानी कि यहाँ के वर्कर को अंदाजा तक नहीं है यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। पूरी तरह से हर कोई इस पहाड़ की चोटी पर कैद होकर रह चुका था। रॉन और इसकी खून के उस रहस्य को सुलझा भी नहीं सकते थे क्योंकि आधी रात के बाद हर कोई अपने कमरे में चला गया था, यानी किसी के पास भी गवाह मौजूद नहीं है। सभी की आंखों के सामने टॉम जंगल की ओर भाग जाता है। रॉन और इसे उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन रॉन की नजरों से वो बच नहीं सकता था। टॉम अपने भागने की वजह बताता है परोसा गया इतना शानदार खाना, एक खतरनाक खून की तरकीब और एक एमरल्ड, ये सब मुझे धमकाने के लिए तो तुमने रखा था। कौन मैं? ये रॉन नहीं हो सकता, मैं पूरे वक्त इसके साथ है, इसका दोस्त हूँ मैं। देखो पहले तो ना ही मेरी कोई तुमसे दुश्मनी है और मुझे तुम सीधे सीधे बता दो आखिरकार पूरा माजरा क्या है। टॉम उन दोनों को सच्चाई बताने के लिए रेडी था, लेकिन एक शर्त पे उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
ये सब हालात पे डिपेंड करता है। अगर चीजें सही में तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर हम इस बारे में सोचेंगे। जो उसके विश्वास को जीतने के लिए काफी था और वो उन दोनों को बताता है रात को जो मील मुझे परोसा गया था वो बिल्कुल मुझे 17 साल पहले एक आदमी की याद दिला रहा है जिसने मुझे सेम यही खाना खिलाया था। लंदन में मैं एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करता था, साथ ही मैं गैर कानूनी तौर पे चीजों की तस्करी भी करता था। बस मेरा काम था उस पार्सल को इधर से उधर पहुंचाना। मैं नहीं जानता उसके अंदर क्या होता है। उस आदमी ने मुझे एक ऐसा ही काम दिया लेकिन उसकी मांग काफी ज्यादा साधारण थी। एक आदमी और एक गर्भवती महिला को एक जगह पहुंचाना था, बस मुझे ही। हालांकि कुछ ही हफ्तों में उस आदमी के मरने की खबर न्यूज में आ चुकी थी। वो नदी के अंदर मरी हुई हालत में पाया गया था। मैंने खुद के दिल को समझा दिया ये सब मेरी गलती नहीं है, लेकिन 17 साल बाद उस मील और सब कुछ को देखकर मेरे अंदर बसा हुआ डर आगे आ चुका और मैं कब से डरा हुआ हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है तुम उस आदमी की तरह ही दिखते हो जिसने मुझे एक काम सौंपा था। उसकी आदत थी हर एक खाने के ऊपर मैपल सिरप को डाल के खाना, जैसे तुम शुगर सिरप को डालते हो। हालांकि 17 साल पहले तुम तो एक बच्चे हो गए, पर फिर भी मैं अपने दिल को समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास बिल्कुल उस आदमी की आंखों के नीचे मौजूद चांद की स्कार की तरह एक निशान मौजूद है। चाहे कितना ही सोच लो पर तुम दोनों कद काठी और देखने में बिल्कुल एक जैसे हो। कहीं तुम उसके बेटे या फिर कोई रिश्तेदार तो नहीं हो ना? इससे के रोन के बचाव में कहता ये संभव नहीं हो सकता क्योंकि बचपन में ही रोन के पापा एक बीमारी के कारण चल बसे थे, है ना रोन? बिना कुछ भी कहे रोन अब्रज की चला जाता है। इससे कि उसके पीछे पीछे आ रहा था और वो रोन को काफी बड़े सिर दर्द में देखता है जो कि एक बचपन की याद में अटक चुकी थी। मैक्स और मॉली खिलौनों के साथ खेल रहे थे, वही रोन एक किताब पढ़ रहा था। एक आदमी उसके नजदीक आके कहता है तुम्हें भी अपना बचपन एंजॉय करना चाहिए, लेकिन वो बचकानी हरकत नहीं करना चाह रहा था, जिस कारण वो आदमी कहता है मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ अभी से तुम्हारा इरादा अपने पापा को पीछे छोड़ने का है। क्या तुम जरूर से बड़े होने के बाद एक महान शख्स बनोगे? इस अचानक हुए दर्द से रोन खुद को संभालता है कि एक चिल्लाने की आवाज के साथ सभी बाथरूम के बाहर इकट्ठा होते हैं क्योंकि दरवाजे पे एक मेन्यू कार्ड लगाया गया था। नहाते हुए टॉम की हत्या हो चुकी थी और उसे बिल्कुल लॉबस्टर सूप के आकार में ढाला गया था। डॉक्टर क्लर्क दोनों को बताते हैं मौत हाल ही में हुई है, साथ ही मौत की वजह भी दिल में चाकू से हमला करना है। रॉन कमरे को इंस्पेक्ट करते हुए दोनों से कहता है या चारों ओर पानी बिखरा पड़ा है, यानी कि इस पे नहाते वक्त हमला हुआ होगा। लेकिन डॉक्टर क्लर्क को एक चीज समझ नहीं आ रही थी, आखिरकार इतना ज्यादा खून बहा तो बहा कैसे? सीने में से चाकू भी नहीं निकाला गया है। रॉन बताता है यहाँ के लाल रंग पीछे का कारण ये फूड कलर है, लेकिन ताजुब की बात यह है पहले केस के अंदर फ्लावर और अभी फूड कलर, इन दोनों में कोई भी समानता नहीं है सिवाय एक स्टेटमेंट के। सभी को डिनर टेबल के पास इकट्ठा कराने के बाद इससे की सभी से कहता है यहाँ पे तो हत्याएं हो चुकी है किसी गुमनाम कार्टेल के द्वारा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। अंदाजे से 8 बजे हम गार्डन में उससे बातचीत कर रहे थे और फिर 9 बजे के आसपास शायद से टॉम की हत्या हुई होगी। तो फिर आप सभी उस पल क्या कर रहे थे? हर कोई घर के अलग अलग क्षेत्र में था, जिस कारण इसी की कह बढ़ता है। तो फिर आप सभी हत्या करने की इक्वल पॉसिबिलिटी रखते हैं। लिली ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और चिल्ला पड़ती, आखिर तुम कैसे बेकार पुलिस ऑफिसर हो जो मुझ पे शक कर रहा है? मैं तो इन लोग से कोई ताल्लुकात रखती तक नहीं हूँ। रॉन सवाल करता है वाकई ऐसा ही है ना? ऐसे की अपनी बात कंटिन्यू करता है। वैसे तो आप सभी को बता दूं कि दोनों हत्याओं में एक इकलौती चीज कॉमन थी, है मेन्यू कार्ड। पहली तो जिसकी खूबसूरती हत्या में कलाकृति के रूप में काम आई थी, यही एक इकलौता सुराग है जिस कारण हर एक गेस्ट का शक सिर्फ सकाई पे आ चुका था, लेकिन वो इससे अपरिचित है। लंदन के एक होटल में 17 साल पहले एक चाइनीज कार वाला इंसान ने आप सभी को ये डिशेस खिलाई थी। सही कहा ना? जिसे सुनने के साथ हर कोई हैरानी के मारे चुपचाप बैठा हुआ था। रॉन ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और सभी से कहता है अगर अभी भी चुप रहने का इरादा है तो फिर हम इस हत्या को नहीं रोक सकते। नाटक करना बंद करो। मिया के अलावा कल रात को डिनर पर उसे जाते वक्त हर किसी का अजीब बर्ताव ये बात साबित कर रहा है तुम कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। जरा थोड़ा सोचने की जरूरत करके देखो। हम सभी का यहाँ पे इकट्ठा होना और रात को वही सेम एक्जैक्ट मेन्यू परोसा जाना, ये कोई संजोग की बात नहीं हो सकती। अभी 3 और डिशेस का परोसा जाना बाकी है। अगर कोई अपने खुले दिल से कोई राज बताना चाहता है तो काफी ज्यादा मदद हो जाएगी इस पहेली को सुलझाने में, और इस सीरियल मर्डर को कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। माहौल की गंभीरता को सबसे पहले स्वीकार करता है कि डॉन सच्चाई बताता है। 17 साल पहले मिले उस ऑनलाइन शख्स ने मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भरोसा कर एक रिसर्चर को उसकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बीच बातचीत में उलझा कर एक बिल्डिंग के बाहर लाना था जहाँ गर्भवती महिला इंतजार कर रही थी। उसको तकलीफ में देखकर वो रिसर्चर उसकी मदद करने के लिए उसे हॉस्पिटल ले गया। इस काम के बदले मिला एमरल्ड मेरे पास नहीं है, उसे बेच कर मैंने उससे पैसे ले लिए। अब उस आदमी के बारे में कुछ और चीजें भी बता दो जिसकी लाश पानी में मिली थी। नहीं, मेरा खून से कोई ताल्लुकात नहीं है।
डॉक्टर क्लर्क, आपको कुछ कहना नहीं है? वो प्रेग्नेंट लेडी एक हॉस्पिटल गई थी और आप उस हॉस्पिटल में जरूर से सर्जन होंगे ना? डॉक्टर क्लर्क अपना सच बताने के लिए घबरा रहे थे क्योंकि उस आदमी ने एमरल के साथ उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल काम सौंपा था। हॉस्पिटल में रिसर्चर से झूठ बोलकर विटामिन के नाम पे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन मारना था और गार्डन के बीच उसे छोड़ देना था। बिना पीछे मुड़े में वहाँ से भाग गया। कल रात को गार्डनर ट्रक चलाने को लेकर पछतावा महसूस कर रहा था और लिली की टाले तोड़ने वाली खूबी कितनी ज्यादा काम आ सकती है ना? तुम क्या कहोगी? हाँ, लंदन में मुझे भी वो आदमी मिला था, मुझे बस एक स्टोर रूम का ताला तोड़ना था बस। अब पूरी कहानी मेरे समझ में आ चुकी है। ना चाहते हुए भी हम सभी 17 साल पहले उस क्राइम में शामिल हैं। टाइगर डॉन की कम्युनिकेशन स्किल उस रिसर्चर को बिल्डिंग के बाहर लाई जहां मौजूदा प्रेग्नेंट लेडी की खराब तबीयत के चलते उस रिसर्चर ने फैसला किया उसे हॉस्पिटल ले जाने का। टैक्सी में वो दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे जहाँ एनेस्थीसिया के इंजेक्शन से उसे बेहोश कर दिया गया। गार्डनर ने उसे अपने ट्रक में बैठाया और एक स्टोरेज रूम में रख के आ गया जिसका ताला पहले ही लिली तोड़ चुकी थी। अंत में रिसर्चर को मारकर उसकी लाश पानी में तैरने के लिए छोड़ दी गई। यानी ये सब कुछ जो चाइनीज कार वाले आदमी का किया जा रहा है। रॉन की निराश आंखों के विरोध इसकी का कहना था अभी भी ये हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते। अभी भी सकाई और मिया का इससे कोई रिलेशन नहीं मिला है। सकाई की बात करें तो ये बस यहाँ खाना पकाने के लिए रखा गया है, पर मिया इस क्राइम से जुड़े हुई है। तुम उस गर्भवती महिला की बेटी हो ना? सही है तुम्हारा कहना। मैं 17 साल की हूँ और ये एमरल्ड मुझे मेरी माँ से ही मिला था। बचपन में एक बार उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान हुई एक गलती के बारे में बताया था, लेकिन मुझे इसका कभी अंदाजा नहीं था ये कोई क्राइम होगा। डॉक्टर क्लर्क उसे तसल्ली देते हुए कहता है हम में से कोई नहीं जानता था उस दिन एक महान रिसर्चर डॉक्टर जेम गोरे की हत्या हो जाएगी। जेम गोरे? आप पूरे यकीन से कह सकते हैं क्या वो वही मशहूर रिसर्चर थे? हाँ। इससे कि अपना सवाल करता है क्या वरुण तुम इस केस के बारे में कुछ जानते हो क्या? इससे कि मैं ही नहीं बल्कि ब्लू अकेडमी का हर एक स्टूडेंट इस केस के बारे में जानता है, पर मेरे नजरिए से ये ऐसे कुछ गिने चुने केस है जिसके अंदर हाउस ऑफ एम इन्वॉल्व है। तूफानी मौसम के बीच इंग्लैंड में विंटर अपने टैबलेट के अंदर उससे 17 साल पुरानी खबर को देखकर खुद से कह रहा था कि इसने सोचा था 17 साल बाद ये दिन वापस आएगा। तुम मजे करो काम हासिरौन, अभी तो जश्न शुरू हुआ है। अब रज के अंदर अब गेस्ट के बीच में भी विवाद छिड़ चुका था कि आखिरकार हम सभी 17 साल पहले उस केस से जुड़े हुए हैं, तो रॉन का इसमें क्या हिस्सा है? लिली तो उसके ऊपर चिल्ला रहे बगैर आखिर तो चुपचाप क्यों नहीं बता रहा? आखिर तेरा इस सब में रिश्ता क्या है? कहीं तो उस कातिल का रिश्तेदार तो नहीं है ना? रॉन अपना सिर घुमा लेता है जिस कारण लिली और ज्यादा चिल्लाते हुए कहती है तू जैसे खूनी के साथ भला यहाँ कैसे रह सकते हैं? कब से खून करे जा रहे हैं और ये तेरा दोस्त पुलिस के नाम पर हम सभी को उल्लू बना रहा है कब से? टाइगर डॉन बीच में इंटरफेयर करते हुए कहते हैं अभी हमारा लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं, अगला खून होने से रोकना हमारी मेन प्रायोरिटी है। मिया सभी के सामने एक अलग ही परिस्थिति को रखती है, कहीं इस मैंसन के अंदर और कोई छुपा हुआ तो नहीं है ना? सब सकाई के अनुसार यहाँ कई सारी खाली कमरे हैं लेकिन वो सभी लॉक है जिस कारण कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लिली तुरंत कहती है चलो सभी कमरे चेक कर लेते हैं, बंद है तो क्या हुआ, मैं ताले तोड़ दूंगी। डॉक्टर क्लर्क अपनी बात आगे रखते हैं अभी बहुत कुछ हो चुका है और ये बुरा शरीर शायद से इतना नहीं सह पाएगा, इसलिए हम कुछ पल आराम नहीं कर सकते क्या? जिस कारण लिली और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है या फिर आराम करना? अगर किसी को ना हो तो फिर आ जाओ, मैं जा रही हूँ। मिया उन्हें सपोर्ट देने आती है। रॉन और इसी के साथ ही थे लेकिन लिली लगातार रॉन को कोसे जा रही थी जिसके खिलाफ अब इसी के पास कहने के लिए भी कुछ ज्यादा नहीं था जब तक कोई सुराग ना मिल जाए। मिया को काफी ज्यादा दुख हो रहा था। वो यहाँ पे बस अपनी ट्रिप को एंजॉय करने के लिए आई थी, इसलिए इतना सारा सामान लाई थी ताकि वो यहाँ घूम फिर सके, लेकिन वो किस बड़े झमेले में फंस चुकी है। सभी कमरों की जांच करने के बावजूद उन्हें कोई भी छुपा हुआ इंसान नहीं मिलता। लिली लगातार रॉन को कोस रही थी और वो मिया को सलाह देती है तुम्हें इनके साथ ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्या पता अगला खून तुम्हारा ही हो जाए। दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं जहाँ रॉन इसी से बातें करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि पूरे वक्त उसने एक भी शब्द नहीं कहा था। अभी अचानक काफी सारी चीजें हो चुकी है जिस कारण तुम इससे ज्यादा परेशान मत होना रॉन। ऐसे कि जिस चाइनीज कार वाले इंसान के बारे में कब से बातें हो रही है शायद से वो मेरा पापा ही है। एक धुंधली सी याद कई सिर दर्द के बाद ताज़ा हो चुकी है जिन्हें मैं उनका चेहरा साफ साफ याद कर सकता हूँ, लेकिन अगर यह सच है तो फिर एक खूनी हत्यारे की मेरी याद में कोई जगह नहीं, उससे निकाल देना चाहिए। लेकिन रॉन यह अभी साबित कहाँ पे हुआ है? सही कह रहे, आखिरकार हाउस ऑफ एम डॉक्टर जिम गोरे से चाहता क्या था? हॉलवे के एंड में एक सप्लाई रूम था जहाँ से लिली गुजरी तो थी पर इस कमरे की चेकिंग नहीं करी थी अब तक। रोहन और इसके इस कमरे में जाते हैं जहाँ कई सारा पार्टी का स्टफ रखा हुआ था, साथ ही एक एमरल्ड के साथ फोटो फ्रेम थी जिससे रोहन उठाकर देखता है, लेकिन उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उस फोटो के अंदर चाइनीज कार वाला इंसान का चेहरा था जिससे रोहन पापा कहकर बुलाता है।
साथ ही निचले सेल्फ पे रखा एक रिकॉर्डर ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है जिसमें बचपन के रॉन की आवाज थी जो कह रही थी, पापा मैं इतने सारे ताले तोड़कर बोर हो चुका हूँ। बेटा तुम कितने ज्यादा ग्रेट हो, अभी से 100 से भी ज्यादा मुश्किल ताले तोड़ चुके हो बस कुछ ही देर में। वाकई एलिट मोरियाटी के बेटे से यही उम्मीद करनी चाहिए थी। ऐसे की कहता है तो फिर तुम्हारे पापा मोरियाटी के सदस्य थे? रोहन को काफी बड़ा झटका लगा था और वो यादों के समुद्र में जहाँ पहुंचा था इतनी सारी यादें उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो सदमे के मारे जमीन पर ही गिर जाता है। एसेकी को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी लेकिन रोहन कहता है सारी चीजें अब साफ है, मैं खुद की सबसे बड़ी पहेली सुलझा चुका हूँ। खतरनाक से खतरनाक कातिल के सोच को समझ पाने की मानसिकता हद तक की दवाइयां तक मेरे अंदर के विरोध को नहीं रोक पा रही। आखिरकार ये सब कुछ मैंने अपने पापा से ही तो हासिल किया है। ये बात बस मेरे जेनेटिक्स तक सीमित नहीं है। 6 साल की उम्र तक मेरे पापा ने मुझे कातिल के रूप में ट्रेन किया है। वो सभी जिनसे मैं बेहद ही नफरत करता हूँ, जिन्होंने मेरे जिंदगी के 5 साल छीने थे। उस हाउस ऑफ एम का मैं एक सदस्य हूँ। उससे भी बुरा मेरी रगों में दौड़ने वाला आधा खून उनका है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर कौन सा वाला हिस्सा मेरा है। इस दुख के बीच सैफ सकाई उन दोनों के सामने काफी बड़ी दिक्कत को लेकर आ जाते हैं क्योंकि तीसरी हत्या भी हो चुकी है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी रॉन अपने होश आवाज गवा चुका था। इससे कि लगातार चिल्लाने के बावजूद वो होश में नहीं आ रहा था जिस कारण वो उसे सहारा देकर क्राइम सीन पर लेकर आता है जहाँ पे डॉक्टर क्लर्क की हत्या हो चुकी थी, बिल्कुल स्टीम फेस विद अ फोम के रूप में। लोगों के बीच और ज्यादा दहशत फैलती जा रही थी लेकिन रॉन के लिए इसी को सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वो अपने सदमे से जरा सा भी उभर नहीं पा रहा था। उसकी नाउम्मीद आंखों से ये समझा भी जा सकता था वरना वो कब का केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता। लेकिन लोगों के बीच दहशत को भी संभालना था इसलिए इसे की डिक्लेयर करता चिंता ना करे, मैं उस कातिल को पकड़ के रहूंगा। डॉक्टर क्लर्क की बॉडी को फायर एक्सटिंग्विशन के इस्तेमाल से स्टीम फेस विद फोम के रूप में आकार दिया गया था। हालांकि बाकी 2 मर्डर्स के मुकाबले अब की बारी अलग होता गया था जो ज्यादा ही अजीब था। इससे कि हर किसी से पूछता आखिर वो कहाँ पर थे। हर कोई घर के अलग अलग क्षेत्र में था। साथ ही रॉन इसी के साथ था जिस मौके को वो इस्तेमाल कर लोगों से कहता है इसमें रॉन शामिल नहीं है। लेकिन लिली उन्हें कोसते हुए कहती है आखिरकार झूठे पुलिस ऑफिसर पे भरोसा कैसे किया जा सकता है। रही बात इस आदमी की तो फिर ये कब से इतना गुमसुम क्यों है। रॉन का कुछ ना बोल पाना माहौल को और ज्यादा बिगाड़ सकता था लेकिन इसकी क्या अब इससे ज्यादा जरूरी हमें अगले मर्डर को होने से रोकना है। तो फिर अगली दृश्य है 3 जानवर के मीट का टरका जिस कारण टाइगर डन चिंता के मारे कहता है तो क्या अगली हम तीनों की ही बड़ी चढ़ने वाली है। इसकी सभी को चिंता करने से मना करता है क्योंकि आने वाले मर्डर को रोकने के लिए उन सभी को साथ रहना होगा। लेकिन लिली रॉन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी जिस कारण इसकी उसके साथ अकेले रहने की बात करता है। सीढ़ियों से जाते वक्त रॉन थोड़ा बहुत अपने सदमे से उभरने लगा था और उससे इसे की आवाज आ रही थी, न जाने अब और क्या क्या होने वाला है। मुझे तो लगा था रॉन के खानदान में सभी बस डिटेक्टिव हैं। ऐसे कि वो सारे मेरे माँ के खानदान से थे। वो होम्स के नाम से डिटेक्टिव का काम करा करते थे। वही मेरे पापा मोरियाटी के वंशज हैं जिन्होंने कई घिनौने काम किए हैं। खैर इनमें उलझ के मुझे सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले लेकिन एक जवाब मेरे पास है। मेरे जैसा कोई जिसे एक हत्यारे के रूप में प्रशिक्षित किया गया हो वो एक डिटेक्टिव का काम करने के योग्य नहीं। मैं लोगों के लिए केवल एक खतरा हूँ जिस कारण मैं अपने डिटेक्टिव के काम को हमेशा के लिए छोड़ने वाला हूँ। ना ही तुम मुझे रोक सकते हो। इससे कि अपने आंखों के सामने एक जीनियस को मरने नहीं दे सकता था लेकिन रॉन उससे कहता है ये मेरा आखिरी केस होने वाला है। 17 साल पहले जुड़े इन सभी को मैं अपने दुख और डर से आजाद करवा के जाऊंगा। ऐसे कि खुद को तैयार कर लो, हाउस ऑफ एम का कोई ना कोई एक सदस्य तो यहाँ पे मेहमान के रूप में आया है। किसी भी अनसुलझी पहेली का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहला नियम है शुरुआत पे चले जाओ। जबकि मेरी गैर हाजिरी में तुम अकेले काम कर रहे थे मैं वापस से क्राइम सीन को देखने वाला हूँ। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल मेरी आंखों के सामने है, आखिरकार फायर एक्सटिंग्विशन का इस्तेमाल क्यों किया गया। डिस्क के अंदर वाइन का भी उपयोग हुआ था और यहाँ काफी सारी बोतलें हैं। हालांकि आज के जमाने में जिन फायर एक्सटिंग्विशन का इस्तेमाल किया जाता है उनके अंदर गैसेस होती है ना कि फोम। एसिकी का कहना था उसका लकी होना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं हो सकती। रॉन दोनों गार्डनर के कमरे के बाहर आते हैं जहां रॉन की नजर कारपेट पे कुछ खून के धब्बों पे पड़ती है जिन्हें देखकर ये चीज तो समझी जा सकती थी हॉलवे के बीच ही उसके ऊपर हमला हुआ था। तो फिर भला यहाँ खामखा सजावट करने की क्या जरूरत थी। रॉन बॉडी को एग्जामिन कर रहा था और वहाँ काफी सारे फ्लावर्स थे।
रॉन चौकन्ना होकर इसे किसे कहता है। फ्लावर वास तो हर एक कमरे में रखा गया था, लेकिन इतनी वैरायटी यहाँ वाला आई कहाँ से। गार्डन चलो जल्दी। इसे की कंफर्म करता है गार्डन में कुछ फूलों को तोड़ा गया है, पर रॉन इसे किसे पूछता है तो फिर तुम बताओ आखिर इन सभी में सबसे ज्यादा अजीब चीज क्या लग रही है। यही एक सच्चे जवाब की शुरुआत होती है। दो पल सोचने के बाद इसी का कहना था आखिरकार हत्याओं को इतनी सजावट देने की जरूरत क्यों पड़ी। अब ब्रिज के बाहर निकलकर लिली खुद यहाँ से बचने के रास्ते ढूंढने जा रही थी। उसने फैसला कर लिया था वो चोटी से खुद ही नीचे उतर जाएगी, लेकिन एक खतरे के साथ लिखा गया था यहाँ काफी ऊंची ढलानें हैं, हत्या भी हो सकती है आपकी। लेकिन वो उसे देखने के बावजूद आगे बढ़ जाती है। मियाँ उसे पकड़ कर कहती है यहाँ ऊंची ढलानें लिखा हुआ है। इसकी लिली को समझाने की कोशिश करता है मैंने आपको शांत रहने को कहा था ना, लेकिन लिली चिल्लाते हुए कहती है तो क्या अपनी मौत का इंतजार करो, आके कोई मुझे भी शूट कर ले। शूट कर ले? अब कहना क्या चाहती है? पहले मर्डर के वक्त मैंने आवाज सुनी थी गोली चलने की। रॉन हंसते हुए हर किसी के सामने कहता है आखिरकार 17 साल से अंधेरे में दफने इस राज को रोशनी देनी ही होगी। आप सभी को मुझ पे यकीन नहीं है ना, तो फिर मेरी जांच कर लीजिए क्या मेरे पास कोई गन मिलती भी है कि नहीं। लेकिन उसके बाद आप सभी को डिटेक्टिव विस्की की एक थ्योरी सुननी होगी। डाइनिंग टेबल के पास हर कोई चिंतित था, लेकिन इसे की रॉन की थ्योरी सुनने के बाद कहता है तुम्हारा लॉजिक सही में जबरदस्त है, तुम्हारी बिना ये केस कभी सॉल्व नहीं हो पाता। लेकिन क्या वाकई तुम डिटेक्टिव का काम छोड़ने वाले हो रॉन? जैसे कि मैं जारी रखना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरे पास उसका कोई हक नहीं है। आप सभी का शुक्रिया यहाँ इकट्ठा होने के लिए। तो फिर सबसे पहले रॉन की जांच हो चुकी और उसके पास कोई गन नहीं मिली है। अभी इसी वक्त मैं इस हत्या के सिलसिले पे से पर्दा उठाने वाला हूँ। 17 साल पहले परोसा गया ये खाना आप सभी के अनजाने गठबंधन को बताता है, जिसमें आप सभी काफी बुरी तरह से फंसे हुए हो। हालांकि हो चुकी सभी हत्याओं को एक डिश के रूप में परोसा जाना केवल आपके गठबंधन को याद दिलाने की वजह तो कभी थी ही नहीं, बस ये एक मजबूरी या फिर कहा जाए एक छलावा है। जांच के बाद ये चीज सामने आई है गार्डनर के ऊपर हॉलवे में हमला हुआ था, लेकिन उसने अपनी बच्ची को ताकत के साथ खुद को कमरे में लॉक कर लिया। गार्डन के विंडो से देखने पर उसे समझ आ गया वो अपने साथ एक डाइंग मैसेज को छोड़ कर गया है, फ्लावर वास में रखा हुआ ओनी यूरिका फ्लावर। हालांकि सभी भगदड़ के बीच वो काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट्स के निशान छोड़ चुका था, जिस कारण उसे मजबूरन अपने क्राइम को 17 साल पहले के उन सभी डिशेस के रूप में आकार देना पड़ा। फूलों का इंतजाम तो गार्डन से ही हो गया और उसने स्टोर रूम में से एक बड़े गुब्बारे को लेकर दरवाजे के नीचे से एक रूम के अंदर भेज दिया। गुब्बारे के फूटने के साथ जो बैंग की आवाज आई थी वही लिली आपने सुनी है। एक सबसे बड़ा सवाल आखिर एक फ्लावर डाइंग मैसेज के रूप में क्यों गिना जा रहा है? ओनियूरी एक जापानीज नेम है, जबकि गार्डनर एक इंग्लिश पर्सन था, जिस कारण इस फ्लावर का इंग्लिश में मतलब होता है टाइगर लिली। जबकि हमारे पास ये दोनों ही शख्स मौजूद है, तो इनमें से ही कोई एक कातिल होना चाहिए। अगर आप सभी सोचे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर वो दरवाजा खोल लिया जाता। लिली के पास पहले ही ताले तोड़ने की खूबी है, यानी वो तो इस पॉसिबिलिटी से बाहर हो जाती है। तो फिर आखिरी बचता है टाइगर डन। मुझे परेशानी है, मुझ पर लग रहे ये आरोप झूठे है। अगर इस नाम का एक लौटा शख्स में यहाँ पे मौजूद है, इसका ये मतलब नहीं होता मैं ही कातिल हूँ। अपना गुनाह तो तुम वैसे भी कबूल नहीं करने वाले थे। मुझे एक जवाब दे दो, आखिरकार तुमने फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल क्यों किया डॉक्टर क्लर्क की हत्या के वक्त? तुम्हें वाइन का इस्तेमाल करना चाहिए था इस डिश को क्रिएट करने के लिए, लेकिन किचन में पहले से ही सैफ सकाई अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, जिस कारण तुम्हें इसका मौका नहीं मिल पाया। कुछ भी मैं होता तो बॉटल तोड़ लेता। नहीं, तुम नहीं कर सकते थे, तुम्हें डर था कब्र खराब हो जाते। आखिरकार टॉम पे नाटे वक्त जो हमला किया था, तुम्हारे कब्र तो खराब हो गए, पर इतने ज्यादा रिप्लेसमेंट थोड़ी ना तुम लाए थे। अगर देखा जाए मिया अपने साथ काफी बड़ा सूटकेस लाई है। लिली को तो जापानीज पढ़ना ही नहीं आता, तो फिर वो भला फायर एक्सटिंग्विशर पे कैसे ये पढ़ सकती थी? इसमें फोम ही है। तीसरा, अगर सब सकाई होते तो डायरेक्ट वाइन ओपनर यूज कर लेते। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से भी सिर्फ तुम्हारा इनाम बच रहा है। तो फिर अब मुझे बता दो सच सच के तुम हाउस ऑफ एम के ही सदस्य हो। अरे खत्म करो इसे, अब मैं थक चुका हूँ। काफी सोना खुशी छोड़ दिए थे। आखिरकार एलिट मोरियाटी के बेटे से यही उम्मीद रखनी चाहिए ना। कामोनो हासिरॉन, इस अबरज की ताज़ी हवा में मुझे काफी मजा आया। इतने लोगों को मारकर आखिर हाउस ऑफ एम तुम मुझसे चाहती क्या हो? ये तो स्वाभाविक है।
तुम्हारे खो चुके हिस्से को वापस जगा कर एक नया रास्ता चुनने के लिए मजबूर करना। वाकई कहूँगा काफी बढ़िया प्रयास था, मैंने तो छोड़ने का इरादा तो कर लिया था। सुनकर खुशी हो रही है, हम तो ये सब तो कब से करना चाहते थे, लेकिन परिवार का एक सदस्य कब से जिद पर था। और हाँ, मेरा एक साधारण सा काम है, 17 साल पहले उस क्राइम में इन्वॉल्व हर किसी को मारना है। आखिर मोरियाटी परिवार को सुराग थोड़ी ना छोड़ेगी। और कौन, तुम मुझे रोकना चाहते हो? तो फिर बताओ भला कैसे रोकोगे? क्या वाकई तुम्हारे पास इसका कोई हक है? जिस पल तुमने इस दुनिया में जन्म लिया तुम मोरियाटी परिवार के एक सदस्य बन चुके हो। अंडरवर्ल्ड के राजा मोरियाटी परिवार के तुम एक वंशज हो। इस सच को कोई नहीं ठुकरा सकता। चाहे तुम इस सच को अपना पाओ या फिर नहीं, तुम दिल दिमाग तन मन से मोरियाटी परिवार के हो। रोहन बिल्कुल गुमसुम हो चुका था, जिस कारण इसकी चिल्ला के क्या बढ़ता है, क्या हुआ, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? डिटेक्टिव, तुम इसे नहीं बचा सकते। मैं अच्छे से जानता हूँ, हद तक कि तुम्हारे इस घटिया से झूठ को तक जिसे रोहन क्या मैं तक कह सकता हूँ। विंटर के हादसे से ये चीज तो मैं समझ चुका हूँ, तुम हाउस ऑफ एम कभी भी अपने सुराग पीछे नहीं छोड़ती हो। हालांकि 17 साल पहले डॉक्टर जिम गोरे की हत्या में तुम लोग सक्सेसफुल थे। तुम चीजों को काफी अच्छे से समझ रहे हो। वैसे मैं बता दूं, हमारे नजरिए में वो काफी बड़ी गलती थी। पैथोलॉजिक जेनेरिक क्षेत्र के सबसे बड़े रिसर्चर डॉक्टर जिम गोरे की हत्या करना कभी भी हमारा इरादा नहीं था। हम बस उन्हें अगवा कर अपने पास रखना चाहते थे, केवल और केवल अपनी किस्मत को चमकाने के लिए। लेकिन एलिट मोरियाटी ने हमारा विरोध कर उसे मार डाला, जिसके परिणाम रूप उसे रास्ते से ही हटा दिया गया। बल काफी बातें हो गई, अभी इन लोगों को भी तो मारना है। गनटनी होने के कारण लिली डर के हमारे पीछे हटे हुए ग्लास टेबल से गिरा देती है, जिसे देखते देखते रोहन का दिमाग एक काफी बड़े सदमे को उभारता है। बचपन में दरवाजे के पीछे छिपे रॉन ने अपने पापा को खून में लिपटा हुआ देख लिया था। मैं अगर सच कहूँ ना तो मैं बुरी यादों को याद नहीं रखना चाहता। ये मेरी जिंदगी की सबसे बुरी याद है। लेकिन एक चीज नहीं समझ में आ रही, आखिर मैं इतना दुखी क्यों? मेरे पापा तो आखिरकार एक क्रिमिनल थे ना। काफी बड़े सिर दर्द के साथ एक और याद रॉन की आंखों के सामने झलकती है। बेटा रॉन, तुम इस दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी परिवार मोरियाटी और उनके कट्टर दुश्मन डिटेक्टिव होम्स के परिवार के वंशज हो। अगर सही शब्दों में कहा जाए तो तुम एक नायाब अजूबा हो। बेटा रोहन, तुम्हारे पापा का जन्म मोरियाटी परिवार में हुआ था, जो सिर्फ एक हत्यारे का परिवार है और ना ही कोई और रास्ता उन्हें दिखाया जाता है। अगर वाकई कहूँ ना तो मैं लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ, पर किस्मत से मुंह भी नहीं फेरा जा सकता, इसलिए मैंने खुद से सवाल करना ही बंद कर दिया। लेकिन तुम्हारी माँ से मिलने के बाद मुझे चमत्कार का एहसास हुआ और उस दिन मुझे बदलाव का असल मतलब समझ में आया। बेटा रोहन, तुम्हें मोरियाटी परिवार या होम्स के नाम से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं। अपनी जिंदगी जिस हिसाब से जीना चाहते हो जियो, लेकिन उसके लिए तुम्हें ताकत की जरूरत होगी, जो मैं तुम्हें दूंगा। बचपन से मुझे जो कुछ सिखाया गया है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ताकि अपने जीवन के फैसले तुम ले सको और जो रास्ता चाहे वो अपना लो। डोडो, मैं ठीक हूँ, चिंता देने के लिए माफ करना। टाइगर डॉन, आखिर 17 साल पहले इन्वॉल्व इन सभी को आज क्यों मारना पड़ रहा है तुम्हें? बल्कि तब मारना चाहिए था ना। असल में तो मेरे पापा ने तुम लोगों को कभी पता ही नहीं चलने दिया ये लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे। हाल ही में तुम्हें पता चला है डॉक्टर जिम गोरे अब भी जिंदा है ना। स्वाभाविक भी है, आखिर अगर किसी को मारना ही था तो फिर हॉस्पिटल और स्टोरेज रूम को यूज करने की जरूरत ही क्या पड़ती है? जरूर से लाश को बीच में बदला गया है। लाजवाब, जरा सी डिटेल से तुमने इतनी चीजें निकाल डाली। वाकई एलिट मोरियाटी के बेटे से तो यही उम्मीदें रखनी चाहिए। हाँ, हमारी जांच के बाद पता चला है मुर्दाघर में से एक लाश को बदला गया है। साथ ही डॉक्टर जिम गोरे अब स्विट्जरलैंड में एक नई पहचान के साथ जी रहे हैं। वाकई तुम्हारे झटकों ने तो मेरे दिल को खोल कर रख दिया। मुझे अपने बाप के बारे में सब कुछ याद आ चुका है। साथ ही मुझे एक नया रास्ता भी चुनने को कहा था तुमने। मैं कैसा सिर दर्द बनने वाला हूँ जो हाउस ऑफ फेम को जमीन पर गिरा देगा। एक डिटेक्टिव के रूप में काम करना मेरे लिए प्रतिबंधित है। साथ ही ब्लू की एक तलवार मेरे गले पे वैसे भी लटक रही है। और क्या लगता है मैं कभी अपने रास्ते से भटक जाऊंगा? नहीं, मेरे पास एक ऐसा साथी है जो मुझे कभी रास्ते से भटकने नहीं देगा। सही कहा, अगर टाइगर एंड रॉन ये काम नहीं कर पाते तो मैं तुम सभी को सलाखों के पीछे भेज कर रहूंगा।
इतना ज्यादा घमंड की जरूरत नहीं है, मेरा काम बस कुछ याद हो गया हिस्से तुम तक पहुंचाना था। जरूर से वो ये तमाशा देखकर हंस रहा होगा। ओए अंकल डॉन, आप मुझे सही कहा ना, यहाँ लोट-पोट कर हंस रहा हूँ। हे काम हासिल रॉन, मेरे पास इतना वक्त बर्बाद करने को नहीं था तुम्हारे लिए, इसीलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। मैं मोरियाती परिवार का सबसे बड़ा बेटा। マイロ・モリアーティだ。 ये स्टफ टॉय काफी बढ़िया मैकेनिकल आर्म से बना हुआ है। इतनी दूर होने के बावजूद भी मैं तुमसे बातें कर पा रहा हूँ। अगर अंकल डॉन का प्लान काफी सही से जाना तो मैं अंत तक पूरे मजे से इस शो को देखता, लेकिन चीजें वाकई कितनी बेकार हुई कि मुझे इंटरफेयर करना पड़ गया। मान लो छोड़ो भी अब ये सब। रॉन चिल्लाते हुए मियाँ सकाई और लिली को अपने कान बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि उसमें से कुछ भी सुनना उसके लिए अच्छा नहीं था। और वो माइलो से कहता है, ये सभी बेगुनाह है, तुम्हारे पास इस सब के लिए काफी ज्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए, इसलिए इन्हें जाने दो। यानी तुम मेरे सामने ना सुनने का दिखावा करने वाले हो। वैसे इस सब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हाउस ऑफ एम के लिए इन सब को खत्म करना बस चुटकी भर का खेल है। लेकिन मैं तुम्हें शाबाशी जरूर से दूंगा, तुम मेरा स्टेटस समझ चुके हो। इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो? अगर ऐसे ही मासूमों को मारते रहोगे तो फिर जापान पुलिस फोर्स चुप नहीं रहने वाली, किसी दिन तुम सलाखों के पीछे होकर ही रहोगे। तुम डिटेक्टिव वैसे कि काफी ज्यादा सिर दर्द हो, ये बातें मैं पहले भी सुन चुका हूँ। सालों के साथी की जैसे ही तुम बातें करते हो। रॉन को डिफेक्टिव बनाने के बावजूद तुम उसकी मदद कर पा रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, नहीं तो कब का तुम मारे जाते। जब जो आजादी मिल रही है उसे शांति से अपना क्यों नहीं लेते? यानी तुम सीधा सीधा कबूल कर रहे हो मैं रास्ते की ऐसी अड़चन जिसे हटाया नहीं जा सकता, इसीलिए मुझे डिफेक्टिव बनाकर छोड़ दिया ताकि तुम्हारे इशारों पे नाचता रहूं ना? अरे क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, लगता है दवाइयों का कुछ गलत साइड इफेक्ट हो रहा है। नादान मत बनो, मैं सच जानता हूँ मेरे शरीर के साथ तुम लोगों ने कुछ तो खिलवाड़ किया है। तुम्हें क्या लगा मैं इन सब अनजान हूँ? जिन दवाइयों को तुम अपने भले के लिए ले रहे हो वो असल में तुम्हारे मर्डरस ऑरा को कम करने के बजाय तुम्हारे शरीर को अंदर से खाती जा रही है। अगर लगातार अपनी दवाइयाँ लेते रहोगे तो किसी दिन तुम्हारी मौत भी हो जाएगी। क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे अपनी जिंदगी भी क्यों ना कुर्बान करनी पड़े तुम लोगों को पकड़वाने के लिए, मैं करके रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। मैं डिटेक्टिव का काम नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तुम लोगों को तो मेरे मरने से तकलीफ होगी ना, तो आओ मुझे ये कर लो। क्या हुआ, तुम डरपोकों की तरह कब तक छुपते रहोगे? लगता है तुम मेरे साथ सौदा करके ही रहोगे। वैसे मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। कमरे में पढ़ाई कर रहा एक व्यक्ति तेज हवाओं के दिनों अपनी खिड़की बंद कर लेता है, क्योंकि वो पूरी एकाग्रता से अपने काम पर ध्यान देना चाह रहा था, ना कि वो डरता था। वैसे वो कभी कभार हवा को एंजॉय भी करता है। मेरे लिए भी बस तुम ऐसे ही हो। कमीनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक जो कुछ हुआ उसके हिसाब से तुम 3 हत्याओं को रोक नहीं पाए हो, इसीलिए साफ शब्दों में जीत तो मोरियाती फैमिली की हुई है, लेकिन अंकल डैन की थोड़ी सी गड़बड़ के कारण तुमने उन्हें पकड़ लिया। चलो इसके इनाम के रूप में मैं तुम्हें थोड़ी सी छूट देता हूँ। ब्लडी प्लेज इंसिडेंट के बाद तुम्हारे ऊपर जो सर्जरी परफॉर्म हुई थी वो हमारे ब्लू के एक सदस्य ने की थी, जो कि मोरियाती परिवार से है। जरूर से आने वाले फ्यूचर में तुम किसी ना किसी दिन उससे मुलाकात करोगे, या फिर तुमने उसे ढूंढना शुरू कर दिया है। माइलो, ये मूल के बारे में बताना ज्यादा नहीं हो गया? अंकल डैन, पहले से ही डैडी मैम रिच हमारे बेटे मोल के बारे में थोड़ा बहुत जान चुकी है, इसीलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और सुनो काम हासिल रॉन, तुम जिस बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो उसे दूर कर देता हूँ। तुम्हें लगता है ना तुम्हारे मरने से मुझे काफी तकलीफ होगी, तो फिर सुन लो, जरा से भी तकलीफ नहीं होने वाली। तुम चाहो तो मैं नमूना दिखा सकता हूँ। तो फिर सब तैयार हो जाओ मरने के लिए। वाकई अबरज की लकड़ियाँ आग में झुलसते हुए कितनी प्यारी लग रही है ना। सकाई और लिली अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन टाइगर उनके पैरों में गोली मारकर उन दोनों को जख्मी हालत में छोड़ देता है और माइलो के कहने पे अपने साथ टेडी बेयर को भी लेकर उन लोगों से अलविदा लेता है। रॉन अपनी दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण काफी ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था। वही लिली और सकाई को बाहर निकालने की जिम्मेदारी इसकी ले लेता है। इस झुलसती आग के बीच में बाहर निकलने का इकलौता सहारा था वो मिया के संग दोनों को बाहर निकाल लेता है, लेकिन रॉन अब भी अंदर था, जिसे बचाने को वो अकेला जाता है।
आग तब तक काफी ज्यादा फैल चुकी थी और वहां से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता भी बंद हो चुका था। रॉन इसी की से कह रहा था, क्या तुम पागल हो चुके हो जो मुझे बचाने वापस आए? अब तक कोई रास्ता भी नहीं है। वाकई ये मेरा आखिरी केस बनने वाला है। लेकिन तभी कुछ लोग जिंदा बच चुके हैं। रॉन, वैसे डूडो अब मुझे छोड़ भी दो। अगर ये मैंसन पूरी तरह से राख बन जाता है तो फिर हमारी बॉडी उन्हें ऐसी ही हालत में मिलेगी जहाँ हमें कपल समझ लिया जाएगा। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। हाँ, वैसे मुझे भी नहीं पसंद। अपना आखिरी पल समझकर दोनों हार मानकर वही बैठ जाते हैं। रॉन इसिकी को पहली बार शुक्रिया कहता है। वेट अ मिनट, अभी फेयरवेल कहने का वक्त नहीं आया है। तो उम्मीद की रोशनी बन स्पिट्ज हेलीकॉप्टर लिए दोनों को बचाने आ जाता है। स्पिट्ज के अनुसार डैडी मैमरिज को किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा कुछ कोऑर्डिनेट्स मिले थे एक खुफिया नेटवर्क से, जिसकी जांच करने के लिए स्पिट्ज को भेजा गया था। जहां पे एक जला हुआ ब्रिज मिला, वहां से कुछ सर्वाइवर्स को बचाया गया। ये खबर सुर्खियों में आ चुकी थी और उन सभी बचे हुए सर्वाइवर्स को खुफिया तौर पर एक सीक्रेट आइडेंटिटी के साथ दूसरे कंट्रीज में रहने के लिए भेज दिया गया। इसिकी को उन सभी के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि वो अब खुलकर जिंदगी नहीं जी पाएंगे। जैसा भी हो, लेकिन अब यही इस केस का अंत है। वैसे रॉन इसिकी के सामने अपने पापा के बारे में कह रहा था, वाकई काफी बुरा बाप है। फेयरवेल के नाम पे बस मेरे लिए कुछ यादें छोड़ के गया। वाकई कुछ भी अच्छा नहीं किया उसने। लेकिन अपने पापा की फोटो को मासूमी भरी आंखों से देखते हुए रॉन कहता है, वाकई ये काफी बुरा बाप है।